नमस्कार। मैं प्रदीप सिंह चौहान, माध्यमिक शिक्षक, विषय विज्ञान के पद पर पदस्थ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 कोरोना महामारी के दौर में हमारे विद्यालय बंद हैं और हम निरंतर प्रत्येक विद्यार्थी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में संचार के माध्यमों से हम आप तक पहुंचने का सतत प्रयास कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से आप तक विज्ञान विषय का अध्यापन कार्य करा सकूं। इसी श्रृंखला में कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत है ये सीरीज़, जिसमें हम प्रयास करेंगे कि एक अध्याय को एक ही वीडियो में कंप्लीट करें। लेकिन यदि कुछ अध्याय बड़े हैं या जिसे विस्तार से समझाने में समय लगता है तो हमें उसे 2 या 3 भागों में विभाजित करना पड़ सकता है। तो प्रस्तुत है आपके सामने कक्षा 7 अध्याय 1, पादपों में पोषण। अध्याय 1। भोजन जैसे हम सभी को आवश्यक है, इसी प्रकार पादपों यानी पेड़ों के लिए भी पोषण, न्यूट्रिशन बहुत अधिक आवश्यक है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए अन्य पर निर्भर होते हैं। हम और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और परोक्ष इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। पौधों में पोषण की विधि। सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं और साथ ही जैविक प्रक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ये जो भोजन सजीव या पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, इसके उपयोग की विधि को ही हम पोषण कहते हैं। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम स्वपोषण कहलाती है। और इस प्रकार के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी जीव कहलाते हैं। अतः ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। अधिकतर जंतु अन्य जीव पौधों पर निर्भर रहते हैं, संश्लेषित करते हैं उनसे, तो यह क्रिया विषमपोषी कहलाती है। यह क्रिया विषम पोषण कहलाती है और ये जो जीव होते हैं वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं। अब बच्चों, आपके मन में एक विचार आ सकता है, जैसा पहेली के मन में आता है, कि क्या हम पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता क्या? हमारे शरीर में क्लोरोफिल, जो कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला एक लवक है, ये नहीं पाया जाता। इसलिए हमारे शरीर में इस प्रक्रिया द्वारा भोजन नहीं बनाया जा सकता। पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब हम जानेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का एक प्रक्रम है, ये कैसे होता है। ये जो प्रक्रिया है ये पौधे के पत्तियों में होती है, इसलिए हम पत्तियों को खाद्य फैक्ट्रियाँ कहते हैं। जैसे फैक्ट्रियों में निर्माण होता है ना, ऐसे पौधे के भोजन का निर्माण पत्तियों में होते हैं। अब बूझो ही जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुंचता है। तो ये जड़ द्वारा जल अवशोषित होता है और पतले पतली वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म रंध्र छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं। ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन सूक्ष्म रंध्रों से प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र, जैसा कि अभी बताया, स्टोमेटा या रंध्र कहता है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं।
ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। इन्हीं से पोषक पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य का प्रकाश लगता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, इसीलिए इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। हमने देखा है कि क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय यूनिवर्सल प्रक्रम है। पत्ती द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। यदि प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम ना हो तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए तो हम पौधों पर ही निर्भर हैं, तो यह हमारी भोजन की जो उपलब्धता है ये पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रक्रम को इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। दर्शाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, एरो लगाना है, एरो के ऊपर आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश और पत्तियों में पाया जाने वाला लवक यानी क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में ही यह क्रिया होगी और बनने वाले पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अब इस जो प्रक्रम को है हम एक समीकरण का रूप देते हैं, यह भी आपको पढ़ना। इस समीकरण को हम ऐसा लिखेंगे, CO2 ये बैलेंस किया हुआ है, संतुलित किया हुआ है, 6CO2 प्लस 6H2O, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है C6H12 प्लस O2, ऑक्सीजन बनती है। इस सूत्र को कॉपी में नोट करना। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब हम एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। कोशिका यानी सेल। जिस प्रकार आपने देखा कि एक भवन या इमारत ईंटों से बनी होती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर, चाहे वह पौधे हो या जीव, इनके शरीर की सूक्ष्म इकाई है कोशिका। क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय या यूनिसेलुलर कहते हैं, और कुछ जीव जो हैं वो एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर कहते हैं। इस कोशिका के बाहर एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। बाहर की तरफ एक लेयर होती है, ये जो लाल लाइन से दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इसमें एक स्पष्ट बीच में रचना दिखाई देती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। चित्र में हम प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम को कुछ इस प्रकार दर्शा सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पौधे की पत्तियों द्वारा ग्रहण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन
निर्मुक्त होती है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि पत्तियों के अलावा पौधों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां, सल्क जो कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, इन पादपों के तने हरे होते हैं, तो ये अपने तने द्वारा भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब एक क्रियाकलाप जो आप घर में भी करके देख सकते हैं कि एक गमले में, दो गमले में दो पौधे लगा लें और एक गमले को आप अंधेरे में रख दें और दूसरे गमले को प्रकाश में रख दें और 3 से 4 दिन बाद इसमें देखें कि किस में वृद्धि पाई गई, और इसमें जो अपन ने कक्षा 6वीं में आयोडीन टेस्ट किया है वो करके देख सकते हैं। तो इससे हमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया का ज्ञान होता है। इसके अलावा आपने गीली दीवारों पर, तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में अवबंकी, जिसे अपन आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं, देखा होगा। ये सामान्य कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं। इन्हें विज्ञान की भाषा में शैवाल कहते हैं। ये जो काई है या जिसे हम शैवाल कहते हैं, ये हरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है और ये शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण, आपने देखोगे पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और भी घटक पाए जाते हैं। खाद्य के अन्य घटक संश्लेषण होता है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण है नाइट्रोजन, प्रोटीन। अब ये जो नाइट्रोजन पौधों में कहाँ से आती है? नाइट्रोजन की हम बात करें तो वातावरण में गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन सबसे अधिक और प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, पर पौधे इसका अवशोषण सीधे इसी रूप में नहीं करते। मिट्टी में कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, जिनमें नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों को नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। इससे पादप खाद के अन्य घटकों जैसे प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण करते हैं। अब हम आते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, तो वे जीवित कैसे रहते हैं? वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होते हैं। ये अपनी खाद्य पूर्ति दूसरे पौधे से करते हैं और ये विषमपोषी पौधे कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण आपने देखा होगा, अमरवेल। अमरवेल इसी प्रकार का एक पौधा है। ये जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अमरवेल हम इसे देखते हैं, इसमें जड़ नहीं होती, इसमें पत्तियां नहीं होती, ये एक केवल रस्सी जैसी संरचना होती है पीली, जो दूसरे पौधे पर लिपटी हुई होती है और उस पौधे का पोषण ग्रहण करती है। इस प्रकार इसे हम कहते हैं परपोषी पौधा। अमरवेल का पौधा इसका एक उदाहरण है। जिस पौधे पे ये आरोपित होती है वह पौधा परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरवेल जैसा पौधा पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहते हैं। ये क्या है? ये परजीवी कहलाते हैं। इसी प्रकार जीवों में मच्छर, खटमल, जौ,
ये सब जोंक गोंच लगती है ना बरसात के दिनों में, ये भी एक परजीवी जीव हैं। हम भी स्वयपोषी नहीं हैं, परपोषी हैं, दूसरे पे अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं, वृक्षों पर निर्भर है ना, इसलिए हम भी परपोषी हैं। अब यहाँ आपको एक विशेष पौधे के बारे में बताते हैं। एक ऐसा पौधा जिसके विषय में आपने कभी नहीं सुना होगा, वो पौधा जो जंतुओं का भक्षण करता है। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ लेते हैं। आप सुनेंगे कि वृक्ष और जो कीट को पकड़ ले, ऐसा तो फिल्मों या नाटक में ही देखा है, काल्पनिक लगता है। पर बेटा ऐसा वृक्ष होता है जो कीटों को पकड़ लेता है तथा उन्हें पचा जाता है। क्या यह विस्मयकारी है? ऐसे पौधे हरे अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा है घटपर्णी, पिचर प्लांट। ये पौधा है और ये इस प्रकार की संरचना होती है इसके पुष्प में, पत्ती के पास, पत्ती के किनार पर इस प्रकार की संरचना होती है, घड़े जैसी होती है। इसकी पत्ती के पादप के पास एक घड़े जैसी संरचना होती है, इसलिए इसे घटपर्णी या पिचर प्लांट कहा जाता है। पत्ती का रूपांतरित भाग है ये। ये पुष्प नहीं है, पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष वाला भाग घड़े का ढक्कन होता है। इसकी पत्ती इस तरीके से परिवर्तित हो जाती है और इसका शीर्ष भाग ढक्कन के रूप में दिखाई देता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। रोम यानी बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, अधोमुख रहते हैं। अब जब कोई कीट इस घड़े जैसी संरचना में यहाँ प्रवेश करता है तो यह उसके रोम के बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है और ये जो इसका ढक्कन जैसी आकृति है ये उसे बंद कर देती है, इसके मुख को। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। ऐसे और की जानकारी भी आप लगा सकते। ये मृत जीवी होते हैं जो मृत जीवों से अपना पोषण ग्रहण करते हैं। ये सड़ी गली लकड़ियों पर उगाते हैं। ये बिल्कुल छाते जैसी संरचना है, इसलिए इन्हें छत्रक कहते हैं। मशरूम बिकते हुए बाजारों में आपने देखा होगा। ये छत्रक है, छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा हुआ ये छत्रक। अब हम एक और छोटा सा क्रियाकलाप जो घरों में कर देखा जा सकता है, करके देख सकते हैं आप सभी, बताते हैं। ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं, इसे जल में भिगो लेते हैं, इसे किसी नम या उष्ण यानी गर्म स्थान पर 2 से 3 दिन रख देते हैं। उस समय तक रखा रहने देते हैं जब तक इस पर रोई जैसी संरचनाएं ना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं? इनको आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं या अधिक समय हो जाता है तो वैसे आंखों से दिखाई देने लगते हैं। ये रुई की जैसी संरचनाएं दिखाई देने लगती हैं। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैसे पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके पश्चात ये जो विलयन का भोजन है कि भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ये इसका चित्र है, देख सकते हैं। जब ब्रेड को हम रख देते हैं तो इस तरीके से रोई वाली रचनाएं दिखाई देने लगती हैं। ये हरी हरी रचनाएं कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। ये अवशोषण करते हैं और इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं,
मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थ पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम और उष्ण हो। कवक की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति मानी जाती है। वर्षा ऋतु के दौरान ये कवक की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। कवकों के विषाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। तो ये कवक एक रोग के रूप में भी उत्पन्न हो जाता है और ये नमी वाले स्थान पर लग जाए तो फसल को भी नष्ट कर सकता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं और इसके बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। हम ग्रामीण परिवेश में अधिकांश देखते हैं कि कुछ जानवर जैसे भैंस को देखते हैं। भैंस की पीठ पर बगला या अन्य पक्षी को आपने बैठे हुए देखा होगा। वो इनके पीठ पर लगे हुए कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि इसके कीड़े मकोड़े जो है उसकी पीठ से उठ जाते हैं और बगले को अपना पोषण प्राप्त हो जाता है। तो जिसमें दोनों जीव को लाभ हो उसे कहते हैं सबजीवी सहजीवी संबंध। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इसमें एक शैवाल होता है और दूसरा कवक। लाइकेन कवक और शैवाल का मिला जुला रूप है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक और शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषण तत्व उपलब्ध कराता है। कवक इसके बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। यह भी एक सहजीवी संबंध है। तो सहजीवी संबंध में पौधों में आप उदाहरण लिख सकते हैं लाइकेन। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। आपने किसानों को खेतों में या माली को बगीचे के लॉन में गमलों में खाद या उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वे क्या कर रहे होते हैं, मृदा में पोषक की पुनः पूर्ति, जिस पोषक तत्व की मृदा में कमी है या हमारे पौधे में कमी है उसे पुनः पूर्ति, अलग से पूर्ति करते हैं। ऐसा हमने देखा है। मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस पोषक तत्व होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए इस मृदा में अलग से खाद या उर्वरक दिया जाता है। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। जब ऐसा हो जाता है कि कुछ समय हो जाता है पौधे को लगे हुए गमले में, उसकी उर्वरकता, क्योंकि गमला छोटा सा, उर्वरकता मृदा की कम हो जाती है तो अलग से खाद या उर्वरक मिला दिया जाता है। तो इससे हम न केवल पादप यानी पौधे को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और वायु में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, पर पौधे इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग तो करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे एक है राइजोबियम।
राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम ये फलीदार जो पौधे हैं, इनकी जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास खाद्य प्रदान करते हैं, अतः उनमें भी एक सहजीवी संबंध बन जाता है। इस संबंध का किसानों के लिए भी विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि राइजोबियम नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। अब हमने इस अध्याय में ये पढ़ा, परजीवी, मृतजीवी। परजीवी और मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादपों तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। तो ये ठीक से समझ में आया आपको? आप इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आप अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में देख सकते हैं। धन्यवाद। प्रश्नों के उत्तर आपको PDF फॉर्म में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मुझे फ़ोन कॉल करके या मेरे चैट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।